बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। जैसा कि हम एल्केन का फॉर्मेशन इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और हाइड्रोकार्बन 11th क्लास का चल रहा है, तो आज हम उसी सीरीज में चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं। जल्दी से कॉपी पेन लेके लिखने लग जाओ। ये सबसे पहले हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है जिस पे हम बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम मेल्टिंग पॉइंट पे बात करेंगे, ओके। थर्ड जो प्रॉपर्टी होगी उस पे हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी पे, सॉल्युबिलिटी, ओके। और फोर्थ प्रॉपर्टी होगी हमारी डेंसिटी। तो ये चार फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं भैया, घेर लें इसको, पहले वाले को घेर लेते हैं। तो पहला वाला क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट बात करते हैं एल्केन का। हाँ, किस पे बात कर रहे हैं हम, एल्केन का। तो सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, मॉलिक्यूलर मास पे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास यानी जैसे हमारे पास है CH4, ओके। CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ये हो गया। कार्बन का कितना होता है, कार्बन 6, ये मास होता है 12, ओके। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ये मास है, मास नंबर। तो कितने हाइड्रोजन है, 4, तो टोटल कितना हो गया 16U, ओके। अब हम अगर ये तो मीथेन है, पहला है, सेकेंड वाला कर दें C2H6। ये देखो, ये क्या है, इथेन है, ये इथेन है। इथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालो, ठीक है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ द इथेन इज इक्वल टू 12 दूना 24 हो गया। और हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया 30U। यूज द यूनिफाइड, यूज यूनिट ऑफ द मास, ओके, कीप इन माइंड यूनिफाइड। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मॉलिक्यूलर मास के। ये बहुत इजी है, इसको, इस कॉन्सेप्ट को जल्दी से लिख लो, ठीक है। ये हो गया। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि आइसोमेरिज में बने होते हैं, आई मीन उनका मॉलिक्यूलर मास सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिया पेंटेन, सपोज क्या लिया, ये पेंटेन है, ओके, पेंटेन। तो पेंटेन का फॉर्मूला C5H12, ओके। इसको अगर ओपन करें C, ओके। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 3, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने, 2, और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3। तो ये तो नॉर्मल N पेंटेन हो गया, ठीक है। अब इसी का आइसोमर बना देता हूँ मैं, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर एक ब्रांच लगा दी हमने, ये, और ये हो गया हाइड्रोजन 1 लगेगा, हाइड्रोजन 2 लगेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने लगेंगे, देखो कार्बन ने 4 बॉन्ड करने, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन 4 बॉन्ड करता है, तो पहला बॉन्ड कर चुका है, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगेंगे, कीप इन माइंड। ये हो गया। एक और आइसोमर बना देते हैं, 1 2 3। इस वक्त कितनी ब्रांच कर दी हमने, 2 ब्रांच कर दी। इसमें 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी कितने लगा दिए, अरे बच्चों बताओ दो, ये 3 हो गए, ठीक है। ये हो गया। तो नंबरिंग कर देते हैं। ये तो पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन है, ओके। ये कौन सा पेंटेन है, देखो ये क्या आंसर, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो 2 पे क्या लग गया, मैथिल लग गया सर, 2 पे मैथिल हो गया, और 4 की वजह से क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। ये इसका नाम हो गया, देखो। लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम आएगा क्योंकि सबका केमिकल फॉर्मूला तीनों का क्या है, सेम है। ये आइसोमर है, ये पेंटेन के आइसोमर है। पेंटेन के आइसोमर केवल 3 ही बनाए जा सकते हैं। इसका नाम लिख दें तो 1 2 3 हो गया। तो 2 पे क्या लगा है, 2, डाई 2 लगे हैं, मैथाइल लगे हैं, ओके, 2 मैथाइल लगे हैं। और 1 2 3 जिसमें नंबरिंग गई है 3 है, 3 के लिए क्या होता है, प्रो, और सब सिंगल बॉन्ड में है तो 1। तो ये हो गया तीनों का नाम, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था, अब मैंने कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली पर जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उसका, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट तो जानते हो ना, वो टेम्परेचर जिस पे क्या होता है, कोई भी लिक्विड वेपर फेज में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसका भी मॉलिक्यूलर मास सेम है। अब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, यस। अब पता है आपको कौन सा क्राइटेरिया लगाना है। अब जो क्राइटेरिया लगाना है उसको ध्यान देना है। अब क्राइटेरिया लगाना है, इसको जल्दी से नोट करो। अब आपको क्राइटेरिया लगाना है ब्रांच का। देखो इसमें कितनी ब्रांच लगी है, ये ब्रांच होती है ना, ये ब्रांच है, ओके, ये ब्रांच है, ये ब्रांच, और यहाँ पर कितनी ब्रांच है, 1 और 2, ये दोनों क्या है, ब्रांच है।
ये ब्रांच है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, हाँ, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांच। बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो, इसमें 2 ब्रांच है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, इसमें 1 ब्रांच है तो इसका कम, इसमें कोई ब्रांच नहीं तो इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अगर मैं ऑर्डर लगाऊं इसका, किसका, ऑर्डर, ठीक है। तो लास्ट में ऑर्डर देखें तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा एन पेंटेन। क्या आएगा, नॉर्मल जो पेंटेन है, ठीक है। एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद कौन आएगा, 2 मेथाइल ब्यूटेन, ओके, ये हो गया। और उसके बाद कौन आएगा, लास्ट में आएगा हमारा, जिसमें 2 ब्रांचें हैं, 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, ये लास्ट में आएगा। तो बस अगर तुमको ये पता है, ओके, तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरा हमारा जो टॉपिक है, हमारा वो है मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और मेल्टिंग पॉइंट एल्कीन का कैसे डिसाइड करते हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लेना। अब हम दूसरी बात, फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी होगी मेल्टिंग पॉइंट। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है दूसरी, मेल्टिंग पॉइंट, ओके। तो मेल्टिंग पॉइंट ध्यान से देखना, ये पहला हमने एल्केन बना दिया, ठीक है। दूसरा एल्केन क्या है, C2H6, तीसरा एल्केन H8, चौथा एल्केन, ये चौथा एल्केन हो गया, ठीक है। ये एल्केन है। अल्टरनेशन इफेक्ट, एक क्या होता है, अल्टरनेशन इफेक्ट, इसे ध्यान देना है आपको। इसमें क्या होता है, जिनके इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ठीक है, क्या होंगे, इवन होंगे, ठीक है, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये देखो, बस ये अगर तुम्हें पता है तो तुम्हारा काम खत्म। जल्दी से इसे नोट करो, अल्टरनेशन इफेक्ट क्या होता है। देखो, अल्टरनेशन इफेक्ट ये होता है कि अगर किसी एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, इवन होंगे, ओके। इवन यानी इवन क्या हो सकता है, ये 4, ठीक है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो ज्यादा आएगा। कीप इन माइंड, अल्टरनेशन इफेक्ट क्या कहता है कि जिनके नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, इवन होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो, अल्टरनेशन इफेक्ट। जैसे हमने एक और एग्जांपल ले लिया, ठीक है, ये हमने लिया एग्जांपल CH3 और ये CH3, ओके। और हमने एक बना दिया CH3 CH2 CH3। अब इसमें क्या है, कार्बन के कितने नंबर हैं, ऑड है ना, ऑड है। तो यहाँ पर क्या होगा, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ओके। जल्दी से इसे नोट करो। अब यहाँ पर क्या है, इवन है ना, कार्बन के नंबर 1 2 कार्बन 2 इवन नंबर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हायर मेल्टिंग पॉइंट, ये हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। तो ये मेल्टिंग पॉइंट पे भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। जल्दी से इसे नोट कर लो, अब हम चलते हैं किस पे, सॉल्युबिलिटी पे, सॉल्युबिलिटी, इस पे बात करते हैं। तो इसमें तुमने एक सेंटेंस सुना होगा, क्या सुना होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक। ये इसका क्या मतलब है, समान सामान को घोलता है। समान सामान में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। अब समान सामान का मतलब क्या हुआ, अगर जो पोलर होगा, पोलर में ही डिजॉल्व होगा, कीप इन माइंड, ठीक है। और नॉन पोलर होंगे, नॉन पोलर
नॉन पोलर में ही क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। इसे ध्यान देना है आपको। अब ये पोलर तो आपको पता ही है, जिसमें प्लस और माइनस होते हैं। अब ये प्लस और माइनस कौन लाता है, ये लाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है तो आप बता सकते हैं इसमें पोलैरिटी है, इसमें पोलैरिटी नहीं है, तो कीप इन माइंड। तो इसका मतलब हो गया ये। अब हम बात करते हैं जैसे कि जो हमारे एल्केन है, नॉर्मली एल्केन, ये कार्बन, ठीक है, कार्बन दोनों, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.2, इसकी भी 2.2 दोनों की। तो यहां पर ये एल्केन नॉर्मली क्या होते हैं, नॉन पोलर में काउंट होते हैं, नॉन पोलर में। एल्केन किस में काउंट होते हैं, नॉर्मली नॉन पोलर में। अब अगर एल्केन को किसी चीज में डिसॉल्व करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, नॉन पोलर ही सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। यानी अब जैसे कि अगर आप किसी एल्केन को पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अब जब पानी क्या होता है, यहां पर देखो पहले नॉन पोलर सॉल्यूट, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूट प्लस नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, ये डिसॉल्व होंगे तो ही बनाएंगे क्या, सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर पोलर की बात करें तो पोलर सॉल्यूट लेना पड़ेगा, ओके, सॉल्यूट भी पोलर लेना पड़ेगा, प्लस पोलर ही क्या लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट भी, क्या, पोलर ही सॉल्वेंट भी लेना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ओके, अगर आपने ऐसे कर दिया कि पोलर सॉल्यूट ले लिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, फिर तो डिसॉल्व ही नहीं होने वाला है, ठीक है। और अब अगर हमको एल्केन को पानी में डालना है, अब पानी कैसा होता है, पानी तो पोलर होता है ना, पानी का अगर फॉर्मूला लिखें, ये पानी है, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ऑक्सीजन की 3.5, 2.1। अब देखो इस बॉन्ड में किसका ज्यादा हक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की पावर होती है, ठीक है। तो इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसमें पोलैरिटी, यानी वाटर, जो वाटर है, वाटर इज पोलर, ओके, पोलर। अब वाटर में तुम ये डिसॉल्व नहीं कर सकते, क्या, एल्केन, कीप इन माइंड। तो ये था सॉल्युबिलिटी का फैक्टर, ओके। तो पोलर में ही सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होगा। ये कौन कहता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लो। अब हम पहुंचते हैं डेंसिटी में। किसमें पहुंचते हैं अब हम, डेंसिटी में, ओके। तो इसको इरेज करते हैं और इसके बाद लेते हैं हम डेंसिटी वाला फिजिकल प्रॉपर्टी। डेंसिटी चौथा फैक्टर हमारा है डेंसिटी। डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, हाँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला है, इसको जल्दी से लिखो, मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। वैसे नॉर्मली को डेंसिटी को बोलते हैं क्लोजनेस, मतलब अगर मॉलिक्यूल से बहुत पास पास होंगे तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर मॉलिक्यूल से दूर दूर होंगे, क्या, मॉलिक्यूल से दूर दूर होंगे, दूर तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो डेंसिटी एक क्लोजनेस है, ओके, यस, जितनी ज्यादा डेंस होगा उतनी ज्यादा उसके मॉलिक्यूल से क्लोज होंगे, ठीक है, ये। अब जो एल्केन की बात अगर करें हम, ठीक है, एल्केन की बात अगर करें तो यहां पर देखना, ऑल एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। देखो सारे जो एल्केन है वाटर से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हल्के होते हैं, ये है, ठीक है। अब डेंसिटी का एक और फैक्टर हम तुम्हें बताएंगे। अगर किसी की डेंसिटी कम होती है तो अगर हम दो चीजों को मिला दें आपस में तो जिसकी कम डेंसिटी होती है ना वो ऊपर आ जाता है। कौन कहा जाता है, जिसकी कम डेंसिटी होती है। जैसे कि तुमने देखा होगा, तुमने कभी पानी में तेल डाला, पानी में पेट्रोल डाला होगा, ओके, डाला होगा, ठीक है, ये पानी था, ये H2O, और आपने इसमें ऑयल लग दिया तो यहाँ पर ये पेट्रोल है, पेट्रोल की लेयर ऊपर बन जाती है ना, ये पेट्रोल है। अब पेट्रोल ऊपर क्यों आया, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या थी, डेंसिटी लेस, इसकी क्या डेंसिटी क्या थी, कम थी। और वाटर की डेंसिटी क्या थी, जिसकी भी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा। अब इसके लिए निमोनिक देखो, अब गोद में कौन बैठता है, जिसका, तुम अपनी गोद में किसको रखोगे, जिसका वेट क्या होगा, कम होगा ना, जिसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, जो छोटा छोटा बच्चा होगा, ठीक है, छोटा छोटा कम। तो
पानी अपनी गोद में किसको रखेगा? पानी से जिसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। ऐसे याद रखना है, ठीक है। अपने गोद में किसको बिठाओगे? हर समय अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाते रहते हो। इधर देखो, इस वक्त इनको बिठाना है। अब अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड सपोज क्या हो गई, तुम्हारा वेट है 50 और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का 70, अब तो तुम पीछे जाओगे अपने गोद में बिठा के। समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूं? तुम अपने वेट से कम को ही अपनी गोद में बिठा सकते हो। तो यानी वाटर जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको ऊपर ले आएगा और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे आ जाएगा। कीप इन माइंड। तो समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो डेंसिटी पे अभी हमने बात कर ली है कि एल्केन की डेंसिटी क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी होने के बाद अब हम चलते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टी में। ओके, तो जल्दी से केमिकल प्रॉपर्टी लिखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, ये हमारा पहली प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं हम। कौन सी है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो वो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले एक चीज तो एल्केन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। एल्केन, एल्केन को पता पैराफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। पैराफिन्स। अब पैराफिन से क्यों बोलते हैं पता है? पैरा मतलब हो गया लिटिल, लिटिल, और फिन्स मतलब हो गया एफिनिटी, एफिनिटी, एफिनिटी। यानी इनकी जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, वो क्या है? लिटिल है, रिएक्टिविटी बहुत कम है, मतलब बहुत कम रिएक्शन करते हैं। बस नॉर्मली ये कह सकते हो कि पैराफिन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव हैं, ये लिटिल रिएक्टिव हैं, बहुत कम रिएक्टिविटी करते हैं, बहुत कम रिएक्शन दिखाते हैं, बहुत कम केस में, एक स्पेशल केस में ही ये क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, अदरवाइज रिएक्शन नहीं करेंगे। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? पैराफिन्स भी बोलते हैं। किसको? एल्केन को। एल्केन किसको बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड वालों को, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जिसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ओके, तो केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन, ठीक है जी। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन देखो क्या होता है। इसमें हम स्पेशल चीज पढ़ेंगे, हैलोजिनेशन करेंगे। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन यानी हैलोजन रिएक्शन करेगी। हैलोजन किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एक्स से, ठीक है। सपोज ये CH4 है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई? हैलोजन से, क्लोरीन से रिएक्शन करा दी। किससे करा दी? क्लोरीन से। तो और ये अक्सर एल्केन क्योंकि नॉन रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं ना, लेस रिएक्टिव, तभी तो इनको पैराफिन से भी बोलते हैं। तो इसकी प्रेजेंस किसकी? सनलाइट की। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? अब ये क्या है बताओ जरा? H न्यू है ना, ये न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ओके, ये है फोटोन की एनर्जी, और फोटोन कहां होता है? सनलाइट में होता है सर। तो ये रिएक्शन सनलाइट में होगी, ओके, यानी लाइट की प्रेजेंस में। तो ये हो जाएगा, देखना, CH3, यहां पर Cl लग गया और एक HCl निकल गया। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अभी तो ये कार्बन कौन से डिग्री का था? कौन से डिग्री का था? जल्दी बताओ। 0 डिग्री, इसमें कोई कार्बन नहीं लगा है। अगर ये हो जाता सपोज 3, ये, अब मुझे बताओ ये कौन से डिग्री का हो गया? ये सर 1st डिग्री का है। ओके, प्राइमरी कार्बन है ना, क्योंकि इसमें एक कार्बन लगा है। तो अगर हम इसका क्लोरीनेशन करें, ठीक है, इसका क्लोरीनेशन करें, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, इसकी जगह पे Cl लग जाएगा और ये HCl। ये तो अब कौन से एल्केन का सब्स्टिट्यूशन बहुत तेजी से होता है? कीप इन माइंड, जो कौन सा होगा? जो एल्केन क्या होगा? 3rd डिग्री का होगा। ये और ये इसका क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्केन, ये है। इसको ध्यान से दो, देखो जल्दी से देखो। मैंने क्या बोला कि 3rd डिग्री अगर कोई कार्बन होगा तो उसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी उसका हैलोजिनेशन बहुत तेजी से होगा। फिर 2nd डिग्री, अगर इन दोनों की बात करें, ये 0 डिग्री है और ये क्या है? प्राइमरी है। इन दोनों में सब्स्टिट्यूशन करें तो पहले किसका होगा? 1 डिग्री वाले का, ठीक है। इसका बहुत तेजी से होगा और किस किस प्रेजेंस में होगा? H
न्यू की प्रेजेंस में होगा। तो ये था हमारा हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन में एक और बात होती है, वो मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से देखना। अगर क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में है, क्या है ये, क्या है, एक्सेस अमाउंट में, ठीक है, तो पता है उस कार्बन के जितने भी हाइड्रोजन है पूरे सब्स्टिट्यूट ना हो जाए तब तक ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलती रहती है, तब तक चलती रहती है। यानी पहली बार ये हो गया CH3, अब फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इसका भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, देखना, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक्सेस अमाउंट में है, ज्यादा अमाउंट में। क्लोरीन अगर ज्यादा अमाउंट में होता है तो फिर इसका एक बार और हो जाएगा, देखना, CH2 और अब Cl कितने हो गए, 2 हो गए, फिर हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन बहुत ज्यादा है, फिर एक ही H बचेगा और Cl कितने हो गए, 3 हो गए, अब फिर होगा क्योंकि क्लोरीन बहुत ज्यादा है, तो ये हो गया 4। देखो कहां पर आके रुकेगा, CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। ये है इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया। इसका भी ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है तुमको, कि अगर क्लोरीन की मात्रा क्या हो, अमाउंट ज्यादा होगा, तो उसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक उसमें सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ना कर ले, ठीक है। यस, वेरी गुड। ये मेरे प्यारे बच्चों को एकदम समझ में आ गया, ठीक है। अब तुमको एक और चीज बताते हैं इसको इरेज करके, कि इसकी मैकेनिज्म भी होती है, ठीक है। हैलोजिनेशन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म भी होती है, उस मैकेनिज्म पे बात करते हैं, ठीक है। एक और चीज, हैलोजन रिएक्टिविटी ऑर्डर, यानी कौन सा हैलोजन कितना ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे कि तुम्हें पता ही है, अगर यहां पर फ्लोरीन डाला होता, ठीक है, तो बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, FCl-Br-I, ओके। ये देखो, इसको ध्यान देना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अगर फ्लोरीन होगा, ओके, किसी रिएक्शन में फ्लोरीन होगा तो सब्स्टिट्यूशन बहुत तेजी से होगा, ओके। और अगर क्लोरीन होगा फिर उसके दूसरे नंबर पे फिर ब्रोमीन, आयोडीन में तो बहुत ही धीमे होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये ऑर्डर है जो बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिए, इसको नोट डाउन करो। और अगर वो किसी एल्केन को पूछेगा कि एल्केन में जो कार्बन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा उसकी डिग्री पे कैसे डिपेंड करेगा, तो 3rd डिग्री यानी टर्शियरी कार्बन, ओके, टर्शियरी कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन बहुत तेजी होगा, सेकेंड पे, फिर प्राइमरी पे होगा, ओके। ये मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। अब हम इसकी क्या करते हैं, मैकेनिज्म करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैकेनिज्म भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से मैकेनिज्म देखो अब इसकी। मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन, ओके। मैकेनिज्म, पहला स्टेप होता है इसका चेन इनिशिएशन, ओके, चेन इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो चेन इनिशिएट में क्या होता है, ध्यान से सुनना, क्लोरीन है, ओके, कोई भी हैलोजन है, अभी हमने क्लोरीन लिया, हमने ब्रोमीन भी, आयोडीन भी हो सकते हैं। ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करती है, सनलाइट की प्रेजेंस में रेडिकल में ब्रेक हो जाती है। रेडिकल में ये देखो, ये कौन सा फिशन हुआ, ये होमोलिटिक फिशन हुआ। कौन सा, होमोलिटिक में क्या होता है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक इसको चले जाते हैं और एक इसको चले जाते हैं। हेटेरोलाइटिक में क्या होता है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, प्लस एक और बनेगा, ये क्लोरीन रेडिकल है, क्लोरीन रेडिकल, ये रेडिकल बन गया, ठीक है। तो ये रेडिकल में होती है इसकी रिएक्शंस। वैसे तुम्हें पता है कार्बोकैटायन भी होते हैं, कार्बो एनायन भी होते हैं, बट यहाँ पर रेडिकल बनते हैं, ठीक है। जो दूसरी रिएक्शन होती है वो होती है चेन प्रोपागेशन, ओके, प्रोपागेशन, ये प्रोपागेशन है, चेन प्रोपागेशन। अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास है अभी मीथेन, और मीथेन ने ये रेडिकल ने इस पर अटैक करा, तो रेडिकल यहाँ पर ये बॉन्ड रेडिकल के रूप में ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया HCH, और यहाँ पर बना, ये रेडिकल आ गया, प्लस क्या बन गया, HCl, ओके। अब ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल किससे अटैक करेगा, ये रेडिकल, यहाँ पर प्रोपागेशन का मतलब रेडिकल अगर अटैक करता है तो फिर रेडिकल तो जरूरी बनाएगा। ये रेडिकल यहाँ पर ये फिर ब्रेक हो गया, ओके, और ये बन गया हमारा HCH, इसमें रेडिकल जुड़ गया, ओके, और एक रेडिकल फिर जनरेट हो गया। ये देखो
क्लोरीन रेडिकल। ओके, इस वाली चेन प्रोपागेशन में क्या होता है कि रेडिकल अगर अटैक करेगा किस पे, तो रेडिकल तो जरूरी ही बनाएगा क्योंकि वो प्रोपागेट कर रहा है और रोकेगा नहीं रिएक्शन को। और लास्ट जो इसकी मैकेनिज्म होती है वो होती है चेन टर्मिनेशन। अब लास्ट वाली स्टेप में रिएक्शन रुक जाती है, ठीक है, यानी जो रेडिकल्स होते हैं वो बनने बंद हो जाते हैं, ठीक। चेन टर्मिनेशन, ये चेन टर्मिनेशन है। तो चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, सारे रेडिकल क्या होंगे, जुड़ के क्या बना रहे होंगे, रेडिकल तो नहीं बनेंगे यहाँ पर। ये देखो, ये रेडिकल अगर CH3 वाले रेडिकल से मिला तो ये बन जाएगा CH3Cl बन गया। अगर CH3 रेडिकल खुद से मिल गया CH3 रेडिकल से तो बन जाएगा एथेन। ये देखो, ये है, तो ये टर्मिनेशन रिएक्शंस है। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्टेप, ओके, स्टेप इन द सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ओके, ये रहा हमारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट कर लो। ओके, नोट हो गया, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, नोट करो जल्दी से। दूसरी रिएक्शन करेंगे नाइट्रेशन। ओके, कौन सी रिएक्शन करेंगे, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा, अब देखो, इसे इरेज कर दिया हमने। अब है नाइट्रेशन, दूसरा है नाइट्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का नाइट्रेशन। यानी अब एल्कीन सपोज ये हमारा CH4 है, फर्स्ट एल्कीन मेथेन लिया हमने। ओके, मेथेन लिया हमने, मेथेन की रिएक्शन किससे करा दी, HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से। किससे करा दी, ये है नाइट्रिक एसिड। ओके, ये नाइट्रिक एसिड है जिसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता, ओस्टवर्ड प्रोसेस से बनाया जाता है, ओस्टवर्ड ने इसे बनाया था। तो अब जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम इसमें, तो क्या हो जाएगा CH3, और इसमें कौन सा ग्रुप आ जाता है, नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये है, तो नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो हम कहेंगे इसको नाइट्रेशन। क्या कहेंगे इसको, नाइट्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई मेथेन का एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करता है किससे, नाइट्रो ग्रुप से, किससे, NO2 ग्रुप से, और बना देता है नाइट्रोमीथेन। ये क्या हो गया, नाइट्रोमीथेन, ये हो गया नाइट्रोमीथेन। और एक और चीज बनेगा, वाटर भी तो बनेगा रे बाबा, ये हो गया, ठीक है। ये अब एक और चीज, एक और बात, इसको इरेज करते हैं, उसको भी देखते हैं। अब देखना, हाँ, जैसे कि हमने कोई दूसरा लिया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये ले लिया हमने। इस पे ध्यान देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें कितने तरीके के कार्बन है, पहले ये देखो, ये कौन सा कार्बन है, ये सर प्राइमरी कार्बन है ना, पर इसमें क्योंकि एक ही कार्बन जुड़ा है। ये कौन सा कार्बन है सर, ये सेकेंडरी कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। तो अगर हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका नाइट्रेशन कर रहे हैं, HNO3 डाल दिया हमने, ठीक है, नाइट्रेशन करेंगे। तो नाइट्रेशन करते वक्त ध्यान देना है, ये दो तरीके के रिएक्शन करेगा। एक तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, प्राइमरी कार्बन पे, एक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, सेकेंडरी कार्बन पे। ये दो प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहां पर जब हमने हेलोजिनेशन करा ना, सब्स्टिट्यूशन, वहां भी ये चीज ध्यान देनी होती है, ठीक है। वो जितने टाइप के कार्बन होते हैं उतने टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से देता है। यहां पर देखो CH3, ओके, CH, और यहां पर हो जाएगा H की जगह पे क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या बन गया, ये CH3, एक प्रोडक्ट तो ये रहा। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, CH3, इस वक्त कहाँ बना रहे, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम CH2, और ये नाइट्रो NO2 ग्रुप, ये देखो। तो दो नाइट्रो प्रोडक्ट देगा, तो ये हो गया, तो दो नाइट्रो प्रोडक्ट देगा। तो समझ में आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा नाइट्रो ग्रुप। तो मेरे प्यारे बच्चों को एकदम समझ में आ गया। लेकिन अब ध्यान देना है, कौन ज़्यादा बनाएगा, I mean, जैसे कि आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, इसका ध्यान देना है। कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, जल्दी से मुझे बताओ।
वो बनेगा, वो डिपेंड करेगा। अब मुझे बताओ कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा कार्बन, वो होता है थर्ड डिग्री कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। फिर होता है सेकेंड डिग्री और फिर होता है प्राइमरी, इसको ध्यान देना है। तो ये देखो इसका जो परसेंटेज होगा वो ज्यादा होगा 40%, और इसका परसेंट बहुत कम हो जाएगा 25%, यानी जो भी होगा कम होगा ओवरऑल इससे। ये है क्योंकि ये कौन सा कार्बन है, सेकेंड डिग्री यानी सेकेंडरी कार्बन। ओके, तो सेकेंडरी कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन यानी नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोड्यूस ज्यादा होगा, और जबकि प्राइमरी पे कम होगा। तो नाइट्रेशन ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। तो नाइट्रेशन में हम कौन सा एसिड यूज करते हैं, पहले तो नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, और क्या बन जाता है, नाइट्रोमीथेन बन जाता है, ठीक है। तो ये रहा नाइट्रेशन। तो जल्दी से इसे नोट करो, है इजी। ओके, और इसे याद रखना है कि कौन सी डिग्री में ये ज्यादा होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब में यही ध्यान देना होता है कि जितने डिग्री के उसमें कार्बन होंगे, जितने टाइप के उसमें कार्बन होंगे, उतने टाइप का वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सल्फोनेशन में, ठीक है। तीसरी रिएक्टिविटी क्या है, सल्फोनेशन, यानी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे अब हम। तो सल्फोनेशन देखते हैं कैसा होता है, इसे इरेज कर देते हैं। सल्फोनेशन, तो डालो हेडिंग जल्दी से। नंबर 3 केमिकल रिएक्शन है सल्फोनेशन का है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में किसकी रिएक्शन, तेजाब से कराएंगे भाई। तेजाब तो देखा होगा, H2SO4, ये है तेजाब। तो यहां पर हमने रिएक्शन करा दी किसकी, CH4 की करा दी, किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो क्या बनाएगा, सल्फोनिक ग्रुप लग जाता है। CH3 सबसे एक H को हटाएगा और उसकी जगह पे SO3H, ये सल्फोनिक ग्रुप है, और एक और चीज़ बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ओके, ये और ये है सल्फोनिक मीथेन, सल्फोनिक मीथेन। जल्दी से इसे नोट डाउन करो। तो ये इजी है ना। ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि सल्फोनेशन में क्या हो रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, और क्या बन रहा है, कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ये देखो, ये अगर आपको पता नहीं तो जल्दी से इसे लिखो, ये होता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ये क्या होता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। जल्दी से इसे नोट करो, ठीक है। तो ये सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, जो क्या होता है, SO3H होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। और इसमें एक और चीज ध्यान देनी होती है, अभी जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। क्या बताया था मैंने कि जितने टाइप के उसमें कार्बन होंगे उतने टाइप का वो सब्स्टिट्यूशन देगा, ठीक है। यस, अब जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। उस एग्जांपल पे अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास ये है, इसको भी तो नाइट्रेशन है, वो कहाँ है बैठे हो तो हम नाइट्रेशन, तुम भी 2G हो रहे हो, हम सल्फोनेशन में पहुंचिए। ये हमारे पास है CH3C और CH3, यहाँ पर भी CH3 है, और यहाँ पर क्या है, ये H है, ठीक है। और इसका सल्फोनेशन कर रहे हैं, H2SO4, और हीट कर रहे हैं इसको, ठीक है, गर्म कर रहे हैं, ठीक। अब ये कौन सा डिग्री का है बताओ, ये इस कार्बन पे कितने कार्बन लगे, 1 2 3 कार्बन, तो ये 3 डिग्री का। ये कितने डिग्री का, 1 डिग्री का कार्बन। ये कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। ये भी प्राइमरी कार्बन, ये हो गया, ठीक है। अब अभी मैंने तुमको बताया कि कौन से डिग्री का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूशन देता है, वो देता है ये, इसको ध्यान देना है। कौन से डिग्री का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, टर्शियरी कार्बन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी देता है, फिर आएगा 0 डिग्री। ओके, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां भी हो सकती थी, यहां भी हो सकती थी, यहां भी हो सकती थी। अगर इसकी अमाउंट एक्सेस है तब तो सारा सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन अगर इसकी अमाउंट कम है तो केवल सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा, यहां पर। इस हाइड्रोजन को ये हटाएगा, देखना सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। इस हाइड्रोजन को ये हटाता है, इस हाइड्रोजन को हटा देता है, ला 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 ला, इसको इसने क्या करा, लात मारी, घुमा के लात मारी, और यहां पर लग गया सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ये हो गया। बस ये होता है सल्फोनेशन। तो इसका तुम्हें विशेष ध्यान देना है, ठीक है। इसका विशेष ध्यान देना है कि सल्फोनेशन में जो टर्शरी कार्बन होगा वो ज्यादा
रिएक्टिव होगा। ओके, सारे सब्स्टिट्यूशन में टर्शरी कार्बन ही ज़्यादा रिएक्शन करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। अब हम चलते हैं अगली केमिकल प्रॉपर्टी में। तो मेरे प्यारे बच्चों अगली प्रॉपर्टी है कंबशन की। ओके, तो इसे इरेज करते हैं, तो डालते हैं कंबशन। तो कंबशन क्या होता है वो देखते हैं। तो कंबशन जैसे कि आपको पता ही है, कंबशन मतलब क्या होता है, जलना किसी चीज का। ओके, ये है कंबशन। तो चौथी प्रॉपर्टी भी बात कर रहे हैं, कंबशन। ये है कंबशन। तो कंबशन में क्या होगा, एल्केन का कंबशन है, एल्केन का कंबशन करेंगे किसकी प्रेजेंस, कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर निकलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होता है CN, एल्केन का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, +2 और +3n+1/2 करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ पर n कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगी और +n+1 क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। कहाँ निकलेगा, अरे बाबू एनर्जी तो जरूर निकलेगी, एनर्जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता एनर्जी, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो ये है कौन सा एल्केन आप कंबशन कर रहे हैं उस पे, जैसे कि आपने कंबशन किया, सपोज क्वेश्चन कैसे आएगा सुनना ध्यान से, ये फॉर्मूला तुम दीवार में चिपका लेना कहीं पर, ठीक है, दीवार में चिपकाया रहेगा तो तुमको याद रहेगा भैया, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया कि जैसे हमने CH4 क्या किया, बर्न किया यानी कंबशन किया, तो अब कितना देखो, हाँ C की N की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, N बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। तो यहां पर क्या कर देंगे हम, 3 × 1 + 1/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड 1 ऑक्सीजन, N की जगह पे इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है, 1 मतलब 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 2H2O। ओके, तो अगर हमको मीथेन को कंबशन करना है तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल से चाहिए, देखो हाँ 3 × 4 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से चाहिए और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ओके, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस क्या होगा, और 2 मॉलिक्यूल से किसके बनेंगे, वाटर के बनेंगे। ये पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन पेपर में कि अगर हमने मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन किसी एक को पेंटेन बोल दिया, पेंटेन को आकर आपने कंबशन किया, तो पेंटेन को जब बर्न यानी कंबशन करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई होंगे, यानी कितना कंजप्शन होगा और कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और कितना वाटर बनेगा, लाइक पेंटेन। ओके, अगर हम पेंटेन करें तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12 होता है। तो यहाँ पर N की जगह पे क्या रखेंगे, 5 रख देंगे, 5 या 15 16, 16/2 8 हो गया। देखो ऑक्सीजन और प्लस नहीं मेरे बाबू, मेरे पुच को, ये हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे, N बनते हैं 5 CO2 और एक ज्यादा क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल, तो 6 बनेंगे। ये एक ज्यादा कैसे कहा, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, N+1 है। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों कंबशन, ठीक है। तो कंबशन, आई होप आपको कंबशन समझ में आ गया होगा कि कंबशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद केमिकल प्रॉपर्टी। तो कंबशन वाला फॉर्मूला जरूर याद रखना, ठीक है। तो कंबशन वाला फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप किसी भी एल्केन का कंबशन आसानी से कर सकते हो। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे कंबशन करना है। अब एक होता है, ये तो हमारा कंबशन हो गया, ठीक है। अब इसमें ही क्या होता है, जैसे कि हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कैसे निकलेगा, ये वाला फॉर्मूले से 3n+1/2 से निकलेगा। लेकिन अगर कभी क्या हो जाता है कि हमने क्या कर दिया ऑक्सीजन, जैसे कि पेंटेन को जलाने के लिए, पेंटेन को कंबशन करने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए थे, 8 ऑक्सीजन चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे, और आपने क्या कर दिया, 8 नहीं दिया उसको, ठीक है, उसको 8 नहीं दिया, ठीक है। अब ध्यान से इस फॉर्मूले को जल्दी से नोट कर लेना, इस फॉर्मूले को नोट कर लिया और आपने क्या किया, 8 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के नहीं दिए, ठीक है, यहां देखना 8 चाहिए थे, ओके, और तुमने 8 नहीं दिए उसको, क्या नहीं दिए, नहीं दिए, ओके। तो अब उसको पता है क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन, उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन।
क्या बोलते हैं उसको, इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है C5H12 और प्लस आपने क्या किया, इसको 8 ना देते हुए क्या कर दिया 7 दे दिया, ठीक है 8 की जरूरत थी 7 दे दिया इसको, यानी यहां पर क्या हो गया इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, और पता है क्या बना देगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर कितने हैं जैसे 6 हैं वाटर, ये कौन सी गैस बना देता है, इसको ध्यान देना है आपको, कौन सी गैस बना, अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, कीप इन माइंड, लेकिन अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो क्या बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कंप्लीट कंबशन के लिए ऑक्सीजन का सफिशिएंट होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कैसे निकलते हैं 3n+1/2 का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका विशेष ध्यान देना है कि ऑक्सीजन सफिशिएंट है कि नहीं है, ऑक्सीजन अगर सफिशिएंट होगी तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उसके साथ वाटर भी बनता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन गैस सफिशिएंट नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, ओके मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आज आपसे विदा लेता हूं, आज का लेक्चर यहीं तक था, तो अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद जय भारत।